आज का ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है। आज का ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 7 फरवरी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चंस आपका गेस किया गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वायरल हो चुका है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए 7 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपके पास मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आप इस कुछ ही दिन में अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाए या फिर कैसे आप पूरा तरह से तैयार हो पाए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए मैं आपको सजेशन करता हूं, आप नया चीज के पीछे नहीं भागेंगे, यानी आप नया चीज पढ़ने का ट्राई नहीं करेंगे। जो आप पढ़े हैं, आपके पास जो भी नोट्स है वो सभी चीज को आप रिवाइज करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं खास करके एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज करने से जो आपको एक तरह से प्रैक्टिस आएगा और प्रैक्टिस ही तो चाहिए बोर्ड एग्जाम में, यानी कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कवर कराएंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यानी इस वीडियो के अंतर्गत वो सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा गया है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है यानी सेल जो होती है वो टोटीपोटेंट होती है। तो ये बात को जो सिद्ध किए थे वो स्टीव वार्डन ने, किसने? स्टीव वार्डन ने ये बात को सिद्ध किए थे कि सेल जो होती है वो क्या होती है, टोटीपोटेंट होती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जीव शरीर के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बाह्य निषेचन, सिंपल सी बात है, जीव शरीर के बाहर होगा तो बाह्य निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब शरीर के बाहर होगा तो उसको क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में थर्ड आपका स्क्रीन पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? अलैंगिक प्रजनन की कौन सा प्रोसेस नहीं है? मुकुलन या फिर लेयरिंग या फिर बोना या फिर दाब लगाना? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बोना, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर पूछा गया, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा या फिर वायु द्वारा या फिर हवा द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो ये जो स्थानांतरण का मतलब होता है जगह से दूसरे जगह जाना, तो उनको कोई भी मीडियम मिले, कोई भी मतलब माध्यम मिले तो वो स्थानांतरण करेगा युग्मक। ठीक है, जल हो या वायु हो या फिर हवा हो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन आपका 5 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सजीव पर्जक नहीं है? मुर्गी या फिर गाय या फिर बकरी या फिर मनुष्य। ठीक है, तो यहाँ जो सजीव पर्जक नहीं है, तो यहाँ जो सजीव पर्जक नहीं होंगे 50 नंबर 5वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा मुर्गी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये क्या है? सजीव पर्जक नहीं है, मतलब ये अंडा पर्जक है, मतलब अंडा देते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर पूछा गया, काफी सिंपल है। कह रहा है कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है इसमें होता है मेंढक में, हिरन में या फिर मनुष्य या फिर घोंगा में। तो बाह्य प्रजनन बाह्य निषेचन किसमें होता है? तो बाह्य निषेचन जो पाया जाता है वो मेंढक में। किसमें? मेंढक में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। परीक्षण संकरण या फिर संकरण या फिर एक संकर संकरण या फिर द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा एक संकर संकरण, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, यानी एक एक्सेप्शन क्या है? मेंडल का आनुवंशिकता का नियम हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, याद है कि नहीं? ठीक है, यानी मेंडल के नियम का एक अपवाद है। एक तरह से अपवाद क्या हो जाएंगे? यानी सहलगनता। सहलगनता जो है ना, ये मेंडल का नियम को नहीं मानता, यानी उनके नियम जो होते हैं, उनके रूल्स जो होते हैं उनके अपोजिट में जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया क्या है? मेंडेलियन व्याधि है या फिर गुणसूत्रीय व्याधि है या फिर ए और बी दोनों, कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई एक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मेंडेलियन व्याधि। क्या हो जाएगा? मेंडेलियन व्याधि, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? डाउन सिंड्रोम है, एक क्या है? मेंडेलियन व्याधि है या फिर गुणसूत्रीय व्याधि है या फिर दोनों हो सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा गुणसूत्रीय व्याधि, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए क्वेश्चन 11 तक की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंडल ने कार्य किया। मेंडल ने कार्य किया, तो उन्होंने किस में कार्य किया था? खाद्य मटर, यानी खाद्य मटर के पौधे पर उसने क्या किया था? अपना मतलब प्रयोग मतलब किया था, अपना एक
तरह से प्रोजेक्ट एक तरह से किया था, यानी उद्यान मटर, सॉरी उद्यान मटर हो जाएगा, खाद्य मटर नहीं होगा, उद्यान मटर, यानी उद्यान मटर पर उन्होंने क्या किए थे, कार्य किए थे। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि लैक ऑपेरॉन, यानी लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है, तो यह जो घटक नहीं है वो हो जाएंगे आपका प्राइमरी जोन, यानी प्राइमरी जीन जो है ये लैक ऑपेरॉन का घटक नहीं है। बाकी प्रोमोटर जीन, उसके बाद संरचनात्मक और नियामक जीन जो है ये क्या है, लैक ऑपेरॉन का घटक है, फैक्टर है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे। अब देखिए ओकाजाडी खंड है, ओकाजाडी खंड जो है वो क्या है, देखिए ये जो है ना एक प्रकार का लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड है, लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड है कौन, ओकाजाकी, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से, यानी डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता, डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता एमआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर टीएलआरएनए या फिर प्रोटीन का। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रोटीन का, यानी प्रोटीन का संश्लेषण डीएनए से प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि डीएनए यानी डीएनए डुप्लेक्स का कुंडलीकरण है, डीएनए डुप्लेक्स का जो कुंडलीकरण है वो क्या है, तो ये जो हो जाएंगे समानांतर, ये क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, नहीं पैरेलल होते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैव मंडल का क्या मतलब होता है, यानी जैव मंडल का आपको अर्थ पूछा गया, तो जैव मंडल का जो अर्थ होता है वो होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एवं हाइड्रोस्फीयर, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। जैव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17। अब घटक होते हैं, अब घटक जो होते हैं सौपोषी होते हैं, फिर स्वतः विषमपोषी होते हैं, या फिर आर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं, फिर विषम पोषी होते हैं। तो अब ये जो अपघटक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक प्रकार का क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो क्या है, वन पारितंत्र, समुद्री पारितंत्र, तालाब का पारितंत्र या फिर घास स्थल पारितंत्र। तो सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो होता है समुद्री पारितंत्र, यानी समुद्र में जो होते हैं बहुत ज्यादा मतलब विविधता पाई जाती है जीवों में, बहुत अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। समुद्री जो पारितंत्र है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि इकोलॉजी संबंधित है, इकोलॉजी संबंधित है मतलब इकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या रीडिंग करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी के अंतर्गत तो हम लोग पढ़ते हैं जीवधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंध से, यानी इकोलॉजी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, जीवधारियों और उनके पर्यावरण के बीच से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पारिस्थितिक तंत्र में जो मेन सोर्स होता है ऊर्जा का, एनर्जी का, वो क्या होता है, हरे पौधे या फिर सूर्य या फिर वायु या फिर सभी। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका सूर्य, यानी पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, सूर्य यानी सन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि कर्मिक विकास में योगदान है, कर्मिक विकास में किसका योगदान होता है, स्वपरागन या फिर परपरागन या फिर कायिक प्रवर्धन या फिर संकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा परपरागन, यानी कर्मिक विकास में जो एक तरह से सीरीज बाय सीरीज जो डेवलपमेंट हो रही है ना, तो उसको उसमें जो एक तरह से बहुत बड़ा अगर हेल्प होता है, किसका होता है, परपरागन का हेल्प होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है, डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है, संयोजन करिका या फिर अनुकूली विकरण या फिर अभिसारीकरण विकास या फिर औद्योगिक मेलेंजिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका अनुकूली विकरण। इसका जो सबसे बड़ा मतलब योगदान होता है डार्विन फिंचेस में, ठीक है, यानी एक तरह से सॉरी एक प्रकार का ये उदाहरण है, डार्विन फिंचेस का ये क्या है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, अवशेषी अंग का कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो यह हो जाएंगे वर्मी फॉर्म, यानी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये जो है अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है, समजातीय संरचना की बात की जाती है ना, तो समजातीय संरचना कौन नहीं हो जाएंगे, तो ये जो आपका क्या है, कशेरुकी हृदय और मस्तिष्क, कशेरुकी हृदय और मस्तिष्क जो होता है ना ये समजातीय संरचना ही नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाकी ये तीनों के तीनों जो होते हैं, यानी ये तीनों के तीनों चमगादड़, हवेल, चीता और मानव के अग्रपाद हो गया, बोगनविलिया अगन कुयूटिका के कांटे एवं परताने हो गया, पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष हो गया, ये सब क्या होता है, समजातीय अंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन
25 में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को, कब? 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया कि SO2 प्रदूषक का सूचक है, यानी SO2 प्रदूषक का सूचक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका कवक यानी शैवाल, सॉरी क्या हो जाएंगे, शैवाल हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया कि बायोगैस में होते हैं, बायोगैस में क्या क्या पाए जाते हैं भाई? बायोगैस में जो पाए जाते हैं तो वो क्या पाए जाते हैं? तो इसमें तीनों चीज होते हैं, CO2 भी होते हैं, H2S भी होते हैं और CH4 भी होते हैं, तो इसी को कहते हैं बायोगैस, यानी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन यानी सुंदरलाल बहुगुणा का आप नाम सुने होंगे, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में क्या होता था कि वन यानी जो जंगल के जो पेड़ होते थे उसको काटने नहीं देते थे लोग, और पेड़ से जाकर चिपक जाते थे, बोलते थे कि हम ही को काट लो लेकिन पेड़ को मत काटो। ठीक है, तो चिपको आंदोलन जो संबंधित है मनुष्यों द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने के लिए, इससे संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 29 लाइकेन सूचक है, लाइकेन किसका सूचक है? तो ये जो सूचक है लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? ये सूचक है आपका SO2 प्रदूषण का, यानी अगर लाइकेन किसका इंडिकेटर है? SO2 प्रदूषण का, SO प्रदूषण का, क्या होगा? SO प्रदूषण का, यानी ऑप्शन का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखिए 30 पूछा गया कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? इस सबसे ज्यादा अगर मतलब एक करेंगे अल्कोहल का अगर सेवन करेंगे तो कौन सा अंग सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट पड़ेगा, वो कौन सा बॉडी पर पड़ेगा? तो वो यकृत पर यानी लीवर पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर सबसे ज्यादा अगर अल्कोहल पियेंगे, दारू अगर पी जाता आदमी, आप सुनते होंगे कि दारू पिया मतलब मर गया, शराब पिया मर गया, तो वो क्या होता है कि अगर मतलब अधिक मतलब नशा में नशा होता है। देखिए आदमी अगर दारू शराब पीता है तो वो नशा चढ़ते जाता है, जब नशा चढ़ते जाता है तो वो पीते जाता, खूब पीते जाता, और जाकर के एक बैग उसका लीवर में नहीं जाकर के अटैक करता है। जब एक बैग लीटर में जाकर लीवर में जाके अटैक करता है यकृत में, तो वहाँ क्या हो जाता है, एक तरह से डैमेज हो जाती है। जब डैमेज हो जाती है तो उसका पाचन सिस्टम मतलब पूरा तरह से डैमेज हो जाता है, जब वो एक तरह से वो अचानक डेड कर जाता है। ठीक है, यही सिस्टम होता है। तो ये सब चीज को मतलब अवॉइड करनी चाहिए, ये मतलब जो होता है ये मतलब एक तरह से अलग चीज है, इसको अवॉइड करनी चाहिए, तो मतलब सोचना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अल्कोहल के सेवन से क्या होता है कि यकृत जो यानी लीवर जो होती है वो प्रभावित होता है। ठीक है, यानी अब देखिए क्वेश्चन में 31 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कहना कि जुकाम यानी साधारण ठंड जो होता है वो किसके कारण होता है? तो जुकाम जो होता है ना वो राइनो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो भी बीमारी होती है ना वो विषाणु के कारण या फिर जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया वगैरह के कारण होता है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ वायरस वगैरह होता है, तो वो मतलब जिसके कारण हम लोग को बीमारी पकड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में 32 निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? रुधिर का कैंसर, हाँ रुधिर का कैंसर, सार्कोमा, लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया या फिर निम्न से कोई। तो रुधिर यानी ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, तो ये जो हो जाएंगे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है क्या है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, रुधिर का कैंसर है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 33 गोनोरिया होता है, तो ये जो होता है ना नासेरियाप गोनोरिया द्वारा, निसेरिया गोनोरिया द्वारा गोनोरिया होता है। ये मतलब एक तरह से मतलब जिसका फैक्टर है जिसके कारण होता है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34 पूछा गया कि एंटीजन बाइंडिंग स्थल एंटीबॉडी में पाए जाते हैं, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं एक तरह से किसमें? एक भारी व हल्के यानी एक हल्की आंखला के बीच, एक भारी और हल्की आंखला के बीच, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 35 पूछा गया कि भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त होता? किस नस्ल का संकरण करेंगे? तो यहां जो संकरण किया था मालपी का, किसका? मालपी का, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 36 पूछा गया कि गोल्डन या फिर सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन या फिर सुनहरा धान जो बोला जाता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाती है? विटामिन B12, A, D या फिर C। तो उसमें जो विटामिन होते हैं उसमें विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ए की प्रचुरता होती है गोल्डन राइस में, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 36 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 37 पूछा गया कि इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है? मेजर कॉर्प नहीं है, रोहू, कतला या फिर नैनी या फिर मांगुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका नैनी। ये जो है एक प्रकार का मेजर कॉर्प मछली नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में 38 पूछा गया कि कोकीन इनमें से किसके
द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो प्राप्त होता है या फिर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। दोनों में से बोलने का सेंस आप समझ सकते हैं ना, यानी कोकीन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इरिथ्रोजाइलम के द्वारा, इरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा कोकीन प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया कि लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, लेग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, तो इसका जो एक तरह से उन्नत किस्म है वो हो जाएंगे चूजा का, किसका, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 40 किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रथम कार्बनिक अम्ल कौन से हैं, किण्वन द्वारा प्राप्त किए जाने वाले जो प्रथम कार्बनिक अम्ल है वो कौन सा अम्ल है, तो यहाँ जो अम्ल हो जाएंगे वह ऑक्जालिक एसिड, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ऑक्जालिक एसिड, यानी क्या हो जाएंगे ऑक्जालिक एसिड, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 41 पूछा गया कि प्रथम सूक्ष्म जीवाणुविक कीटनाशक है, प्रथम सूक्ष्म जीवाणुविक कीटनाशक क्या है, तो ये जो प्रथम सूक्ष्म जीवाणुविक कीटनाशक हो जाएंगे बैसिलस थुरिएजिस, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्योंकि, पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्योंकि यह, अब देखिए 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता है, पेनिसिलिन जीवाणु गुणन को घटाता है क्योंकि यह कोशिका भित्ति निर्माण को घटाता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 बेकरी में प्रयोग होने वाला यीस्ट है, बेकरी में प्रयोग होने वाले जो यीस्ट है उसका नाम क्या हो जाएंगे, तो वो जो यीस्ट होते हैं ना उसको कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरीवाइसी, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 44 बीटी विष है, बीटी विष का मतलब एक तरह से पोषण होता है, तो बीटी विष जो है वो क्या है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, ये क्या है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है, पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है पेशी तंत्र के द्वारा या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा या फिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा या फिर जनन स्तरों के द्वारा, तो ये जो होती है ना ये जनन स्तरों के द्वारा होती है, यानी पूर्ण विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है जनन स्तरों के द्वारा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 काफी सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, तो प्लीज कर देंगे क्योंकि आप ही के लिए मेहनत की जाती है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेंटोइस किसमें सहायक होती है, किसमें सहायता करती है, ठीक है, तो ये जो सहायता करती है या पाचन में, किसमें पाचन में, सॉरी पाचन नहीं होगा पोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोषण में, ठीक है, यह मिस्टेक हुआ है पोषण हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, तो ग्रेफियन पुटिका किसमें पाई जाती है, ये स्तनियों की वृष्ण में या फिर मेंढक के अंडाशय में या फिर तिलचट्टा के अंडाशय में या फिर स्तनियों के अंडाशय में, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनियों के अंडाशय में, यानी ग्रेफियन पुटिका कहां पाई जाती है स्तनियों के अंडाशय में, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 जनन अंग विकसित होते हैं, जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म से या फिर एंडोडर्म से या फिर मेसोडर्म से या फिर ए और सी दोनों, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 48 का वो जाएगा आपका मेसोडर्म से, यानी जनन अंग जो विकसित होते हैं वो भ्रूणीय मेसोडर्म से विकसित होते हैं, एक तरह से डेवलप होते हैं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया कि भ्रूण के अंतर कोशिका, क्या पूछा गया कि भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहलाती है, क्या कहलाती है, इसको स्टेम सेल या फिर एंडोडर्मल कोशिका या फिर एक्टोडर्मल कोशिका या फिर सीमोडर्मल कोशिका, तो इसको जो कहती है इसको क्या कहा जाता है, इसको जाता है स्टेम सेल, क्या कहते हैं इसको स्टेम सेल कहे जाते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया कि बीटी विष का प्रभाव किन कीट वर्ग पर होता है, बीटी विष जो होते हैं इसका जो प्रभाव होता है किन कीट पर किया जाता है, किन कीट वर्ग में होता है, तो ये जो प्रभाव होता है इसका होता है ये तीनों पर होता है, लेपिडेप्टेरोन, उसके बाद कोलियोप्टेरोन, उसके बाद डायप्टेरोन, ये तीनों पर पाया जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी जो होते हैं इन सभी पर बीटी विष का प्रभाव होता है, यानी किन कीट वर्ग पर, ये तीनों वर्ग जो है कीट वर्ग पर पड़ता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कवर करा, तो ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, क्योंकि उनको भी महत्वपूर्ण एक तरह से जो जानकारी होती है उनको भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए भला करेंगे तो होगा भला। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।